नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने सुना है कि कोई प्रधानमंत्री सड़कों पर ऐसे ही भटकता फिरता हो? क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ हो लेकिन अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए पैदल रात में किसी पुलिस स्टेशन पहुंच जाए? और क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई प्रधानमंत्री जब एफआईआर लिखवाने के लिए किसी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उससे रिश्वत मांग ली जाए? जाहिर सी बात है आपने नहीं सुना होगा। और आज की कहानी इसी बात पर है कि कैसे एक प्रधानमंत्री से एक पुलिस स्टेशन में रिश्वत मांग ली गई। तो इस कहानी को हम आगे आपको बताएं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों हुए। आपने ये तो जरूर सुना होगा, जब राजे रजवाड़ों का वक्त था, जब यहाँ पर राजशाही थी देश में, तो कई बार राजा सड़कों पर निकलता था ताकि जान सके कि जनता का दर्द क्या है, असलियत क्या है, क्या वाकई में उसके कारिंदे वही सब कर रहे हैं जो उनसे कहा जाता है, या फिर जनता को कुछ वाकई शिकायत है। इसके लिए बाकायदा राजा रात के अंधेरे में वेश बदलकर अलग अलग जगहों पर, गाँवों में, कस्बों में जाता था और जनता के बीच बैठकर ये जानने की कोशिश करता था कि आखिरकार उनका दुख दर्द क्या है। क्या प्रजा खुश है या उसको कोई शिकायत है? क्या प्रजा के लिए जो कुछ सरकार कर रही है यानी राजा कर रहा है वो उनके लिए ठीक है या फिर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है? और कई बार ऐसे मौके आते थे कि जब राजा वहाँ से वापस लौटता था तो तमाम एक्शन लिए जाते थे, क्योंकि राजा को हकीकत पता चलती थी, वो बातें पता चलती थी जो उसके कर्मचारी, उसके करीबी लोग, उसके बड़े ओहदे वाले लोग उसको नहीं बताते थे। और इस तरह से प्रजा को खुश रखने का एक तरीका रहता था जिससे राजा तक सीधे शिकायत पहुंच सकती थी और राजा जान सकता था कि क्या चल रहा है। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, राजशाही चली गई, राजाओं का दौर खत्म हो गया, देश में सरकारें आने लगीं, राज्यों में भी और केंद्र में भी, और इसके साथ ये सिलसिला खत्म हो गया। या यूं कहें कि इस सिलसिले की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हर जिले में, हर जगह पर जो शासन प्रशासन के लोग थे वही राजा के आंख नाक कान होने लगे। वो जो बताते थे वही राजा यकीन करता था, यानी मुख्यमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रपति। इस तरह की व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में एक बार ऐसा भी हुआ जब प्रधानमंत्री सड़कों पर सिर्फ इसलिए निकलता था ताकि वो जनता का हाल जान सके, ताकि वो पता कर सके कि वाकई जो वो कहता है, जो वो करने की कोशिश करता है, वो जनता तक पहुंचता भी है या नहीं। ये वाकया उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो वक्त था जब जनता से जुड़ने के लिए तमाम राजनेता तरह तरह की कोशिशें करते थे, लेकिन कोई एक्टिंग प्रधानमंत्री, कोई कुर्सी पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री अपनी जनता का हाल जानने के लिए खुद सड़क पर उतर जाए, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये किस्सा जानकर आपको यकीन होगा कि अगर राजा यानी सरकार का मुखिया जनता तक खुद पहुंच जाए तो न सिर्फ उसका बड़ा असर होता है, बल्कि लोगों में बदलाव भी देखने को मिलता है। और इस बात का डर हमेशा रहता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। ये बात है साल 1979 की, यानी 1979 की। महीना था जुलाई का और तारीख थी 28। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है इटावा। गांव से अलग, सड़क से दूर, और ऐसी जगह पर था जहां पर सिर्फ आसपास छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे कस्बे टाइप की चीजें थीं। ये वो वक्त था जब बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे और बहुत सारे मामले सिर्फ पुलिस ही सुलझाती थी, और किसान, गरीब, छोटे लोग इनके पास ही अपनी फरियाद लेकर जाते थे, क्योंकि उस वक्त तक राजशाही खत्म हो चुकी थी और सरकारें काम कर रही थीं। अलग अलग जिलों में तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे थे जिससे कि जनता की समस्याएं सुनी जा सकें। लेकिन लगातार शिकायतें इस बात की भी हो रही थी कि शासन प्रशासन के लोग जनता की नहीं सुनते हैं, और जो बातें सरकार तक पहुंचती हैं, यानी मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक जो बातें पहुंचती हैं वो बहुत कम सच होती हैं, और प्रशासन जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से बातों को दिखाता है। और इन शिकायतों के बाद लगातार इस बात की भी मांग उठ रही थी कि इस व्यवस्था को सही करने के लिए ऊपर के लोगों को कुछ करना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, उनके सहयोग से सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री किसी दूसरे दल का था। हम प्रधानमंत्री के नाम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कहानी सुननी जरूरी है। तो 1979 28 जुलाई के वक्त जब गर्मी पड़ रही थी तो अचानक से एक बुजुर्ग सा आदमी उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। शाम हो चुकी थी और आमतौर पर पुलिस स्टेशन में इंतजाम इस तरह से होता है कि सामने की जगह पर पुलिस का स्टाफ और वहाँ का इंचार्ज टेबल कुर्सी डालकर बैठता है और उसके आसपास बैठा होता है उसका स्टाफ, और इसी दौरान बातों के बीच में
लोगों की फरियाद सुनी जाती है और उस पर एक्शन लिया जाता है। ये आमतौर पर नज़ारा हर जिले के हर पुलिस स्टेशन का है। गर्मी के वक्त बाहर की तरफ और जाड़े के वक्त भी बाहर की तरफ, लेकिन धूप में बैठकर लोग इस तरह की शिकायतें सुनते हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा था। उस वक्त थानाध्यक्ष थाने में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी जगह पर जो थाने के इंचार्ज थे वो वहाँ पर टेबल कुर्सी डाले हुए बैठे थे और उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। बातचीत का सिलसिला चल रहा था। एक दो फरियादी भी बैठे थे। ऐसे में उन्होंने अचानक से देखा कि थाने के गेट से, जिसकी बाउंड्री टूटी हुई थी, गेट भी मजबूत नहीं था, एक शख्स सामने से चला आ रहा है जिसकी उम्र करीब 70-72 साल के आसपास होगी। पुरानी धोती, कुर्ता और उस पर सदरी पहने हुए हैं और हुलिये से देखकर लगता था वो किसान है। लेकिन जो हालात थे उसको देखकर ये भी लग रहा था कि वो कुछ परेशान सा है, क्योंकि हाथों में मिट्टी, पैरों में मिट्टी, पैरों में टूटी हुई चप्पल और धोती और कुर्ता सब कुछ गंदा था। यानी या तो वो किसान कहीं खेत से काम करके आ रहा था या तो उसके साथ कोई हादसा हुआ था। डरते हुए ये किसान थाने के भीतर दाखिल हुआ और पास बैठे हुए चबूतरे पर बैठ गया। तभी किसी पुलिस वाले ने उससे पूछा कि बताओ बाबा, किस बात के लिए यहाँ पर आए हो? और ये बात सुन करके वो डरते हुए टेबल के पास पहुंचा और उसने पुलिस वाले को अपनी व्यथा बतानी शुरू। आमतौर पर यूपी के पुलिस स्टेशन में जाते ही पुलिस के सामने जनता के जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव ऐसा होता है कि वो हिम्मत नहीं कर पाते कि अपनी बात खुलकर कह पाएं। ऐसे में टूटी फूटी भाषा में जब उस बुजुर्ग ने अपनी समस्या बतानी शुरू की तो पुलिस वाले ने उसको डांटा कि इतना टाइम नहीं है सुनने के लिए, थोड़ा जल्दी बताओ। तो उस बुजुर्ग ने जो कहानी बताई वो ये थी कि वो मेरठ का रहने वाला है। इटावा के पशु बाजार में वो अपने जानवरों को खरीदने के लिए आया था और इसी दौरान उसके साथ एक हादसा हो गया। और वो हादसा ये कि उसकी जेब में काफ़ी सारे पैसे थे, उस जेब को किसी ने काट लिया, यानी उसके पैसे लुट चुके हैं और वो चाहता है कि उसकी FIR लिखी जाए। इस पर पुलिस वालों ने उसको डांटना शुरू कर दिया कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हें किसी ने यहाँ पर लूट लिया और हम उसकी FIR लिख लें? इस बात की सच्चाई क्या है? उसने फिर अपनी बात तर्क रहते हुए कहा कि मेरे पास पैसे थे, शायद कुर्ते में बाहर से दिख रहे होंगे, और मैं चूंकि बाहर का था और पशु बाजार के पास आसपास लोगों को पता होता है कि यहाँ खरीद फरोख्त के लिए लोग आते हैं, इसीलिए किसी ने पहले से ही सोच करके मेरी जेब काट ली हो। इस पर भी पुलिस उससे तर्क करने लगी और कहने लगी कि आखिरकार तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी जेब कट गई है और अब पुलिस उस पैसे को ढूंढे, यहाँ यही काम बचा है क्या? इस तरह का कुछ विवाद हुआ। यानी कि पुलिस का जो रवैया होता है उस रवैये में ही उस बुजुर्ग से बातचीत की। बुजुर्ग निराश हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी FIR लिखी जाए और FIR लिखने के बाद उस पर कार्रवाई हो। और वो लगातार इस बात की दलील दे रहा था कि आखिरकार वो मेरठ से आकर यहाँ पर क्यों झूठ बोलेगा और उसके साथ वाकई हादसा हुआ है, क्योंकि उसके पैसे, उसकी जमा पूंजी थी जिससे वो जानवर खरीदकर अपना पालन पोषण करना चाहता था और ये पैसे उसको ज़मीन बेचकर मिले थे और इसी मकसद से उसने ज़मीन बेची थी ताकि वो जानवर खरीदकर उनसे कुछ आगे की कमाई कर सके। पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। इसी बीच में थानाध्यक्ष आ जाते हैं और उनसे फिर एक बार बुजुर्ग दरख्वास्त करता है कि उसकी FIR लिखी जाए, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद वो ऐसे खाली हाथ घर वापस नहीं जा सकता और वो चाहता है कि FIR लिखने के बाद अगर उसके पैसे मिल जाएंगे तो उसकी बड़ी मदद हो जाएगी। रवैया थानाध्यक्ष का भी अच्छा नहीं था। उन्होंने भी बातचीत के बाद काफ़ी देर के बाद उसको डांट डपट कर भगा दिया। थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद ये बुजुर्ग थाने के बाहर बने चबूतरे पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। तभी एक शख्स थाने से उठ करके बाहर आता है और वो कहता है कि बाबा, आपकी हालत देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है और मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद करूँ, लेकिन इसके लिए कुछ खर्चा पानी लगेगा। खर्चा पानी यानी कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। बुजुर्ग ने जब ये बात सुनी तो उनका और तकलीफ बढ़ गई। उनका कहना ये था कि मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं बचे हैं, जमा पूंजी जेब कट चुकी है और वो किस तरह से पैसे देंगे। लेकिन फिर भी मजबूरी थी, मेरठ खाली हाथ नहीं वापस जा सकता था, उसको अपनी FIR लिखवानी थी। लिहाजा उसने रिक्वेस्ट की कि कुछ कम पैसे ऐसे लिए जाएं जिससे कि उसकी मदद भी हो जाए और उसकी जेब पर भी ज़्यादा जोर न पड़े, क्योंकि उसको वापस भी जाना है। मोल भाव के बाद तय हुआ कि अगर FIR लिखवानी है तो 35 रुपये देने पड़ेंगे। हम आपको बता दें कि उस वक्त 1979 में 35 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। आज की तारीख में शायद हज़ारों में होगी और 35 रुपये एक गरीब किसान के लिए और ज़्यादा बड़ी रकम हो सकती थी। लिहाजा ये 35 रुपये नहीं है, बल्कि ये उस वक्त की ऐसी मजबूरी की कहानी है जिससे कि पता चलता है कि किसान कितने गरीब होते हैं और इतनी बड़ी रकम देने के लिए भी कितनी देर तक वो बहस कर सकते हैं। इतने में उस आदमी ने थाने के भीतर जाकर के इत्तला दी कि सौदा तय हो गया है, बुजुर्ग मान गया है।
एफआईआर लिखने के लिए 35 रुपए वो देने को तैयार हो गया है। लिहाजा क्या उसको वापस अंदर बुला लिया जाए? जब थाना अध्यक्ष और तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों ने इस बात के लिए हामी भर दी तो वो शख्स उन बुजुर्ग को लेकर के थाने के भीतर दाखिल होता है। अब तक रात हो चुकी थी और रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में बैठकर एफआईआर का मजमून तैयार होने लगा। एक सादे कागज पर उस बुजुर्ग ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की कि कैसे वो मेरठ से इटावा आया। इटावा के पशु बाजार में उसको जानवर खरीदने थे और जानवर खरीदने के दौरान वो मोल भाव कर रहा था, जानवरों की पहचान कर रहा था जिससे वो तय करके खरीद सके। इसी बीच उसको पता चला कि उसकी जेब काट ली गई है और अब तक की जितनी जमा पूंजी वो लेकर के आया था वो सारी निकाल ली गई है और इसी की इत्तला देने के लिए वो पुलिस स्टेशन में आया है ताकि पुलिस जांच करके उसके पैसे दिला सके। और ये सब लिखने के बाद उसने नाम पता लिखने के बाद वहां पर अपना कागज सामने रख दिया। जब कंप्लेंट लिखी जा चुकी तो पुलिस वाले ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आप यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे या फिर अंगूठा लगाएंगे, क्योंकि आमतौर पर किसान अनपढ़ होते हैं और वो कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो सिग्नेचर करने की बजाय अंगूठा लगाते हैं। लिहाजा थाने में एक स्टैम्प पैड और पेन दोनों का इंतजाम था। तभी बुजुर्ग ने कहा कि मैं सिग्नेचर करूंगा और साथ ही साथ उसने स्टैम्प पैड को भी अपनी तरफ खींच लिया। इस पर पुलिस वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने पेन दिया तो उस बुजुर्ग ने कागज पर दस्तखत कर दिया, अपना नाम अपना पता लिखा और उसके बाद स्टैम्प पैड को जो अपनी तरफ खींचा था उसको भी अपने पास रख लिया। पुलिस वाले ने पूछा कि जब तुम्हें सिग्नेचर ही करने हैं तो स्टैम्प पैड का क्या काम है, क्योंकि स्टैम्प पैड तो वो लोग लगाते हैं जिनको लिखना नहीं आता। लेकिन बुजुर्ग ने कहा मुझे इसकी ज़रूरत है, आप धैर्य रखिए। ये कहने के बाद बुजुर्ग ने अपने कुर्ते में हाथ डाला और उसमें से एक मोहर निकाली। मोहर निकालने के बाद स्टैम्प पैड पर लगाने के साथ साथ उसने उस सील को कागज पर भी लगाया। अब हैरान होने की बारी पुलिस वाले की थी। कहाँ एक किसान, बुजुर्ग, परेशान आदमी जो कि उम्मीद कर रहे थे कि वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता होगा, लेकिन न सिर्फ उसने सिग्नेचर किया बल्कि स्टैम्प पैड लेकर के स्टैम्प लगा रहा है। किसकी है स्टैम्प, ये उसने पूछा बुजुर्ग से। इस पर बुजुर्ग ने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया और जैसे ही नज़र पुलिस वाले की उस स्टैम्प पर पड़ी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब पुलिस वाले ने नज़र डाली उस स्टैम्प पर तो वो स्टैम्प थी प्रधानमंत्री कार्यालय की। यानी वो जो सामने शख्स बैठा था वो इस बात का दावा कर रहा था कि वो इस देश का प्रधानमंत्री है और उसने अपनी खुद की मोहर और खुद के सिग्नेचर किए। जब उसने और तेज नजर डाली तो उसने देखा कि कागज पर लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह। ये नाम सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं था बल्कि भारत देश के प्रधानमंत्री का था, जिसके अंडर में पुलिस, थाने, तमाम विभाग, तमाम सरकारें, तमाम राज्य आते हैं। और वो शख्स सामने बैठा हुआ है, ये सोचकर पुलिस वाले के हाल खराब हो गए और वो खड़बड़ाकर कुर्सी से उठ गया। उसने एक बारगी के लिए फिर से उनकी तरफ देखा जिससे वो तसल्ली कर सके कि क्या वो वाकई प्रधानमंत्री हैं। उसकी इस हैरानी को शायद चरण सिंह समझ चुके थे। उन्होंने कहा, यस, मैं ही हूँ प्रधानमंत्री और मैं ही एफआईआर लिखवाने के लिए आया था। अब पुलिस थाने की हालत खराब हो चुकी थी। आनन फानन में लाव लश्कर के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के जो काफिला था वो भी थाने के भीतर दाखिल हो चुका था। हम आपको बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो कि उस वक्त थाने में मौजूद थे, पुलिस वाले की इस करतूत के बाद आदेश देते हैं कि पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए और कई सालों तक पूरा का पूरा थाना सस्पेंड रहा। तो ये मामला था कि जब एक प्रधानमंत्री से पुलिस स्टेशन के बीच रिश्वत मांगी गई और रिश्वत में मांगे गए 35 रुपए, वो भी पुलिस वाले ने एफआईआर लिखने के लिए मांगी, जिसकी जांच करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वो वक्त था तब जब ज़्यादातर किसान लोग परेशान रहते थे कि उनकी मांगें नहीं मानी जाती और चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। उनके पास एमपी रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान और देश के गृह मंत्री और दूसरे पदों पर रहने के दौरान तमाम ऐसी शिकायतें आती थी कि थाने वाले प्रशासन के लोग बहुत परेशान करते हैं, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती, उनकी बातें नहीं मानी जाती और वो जो कुछ भी अन्याय अत्याचार करते हैं वो ऊपर सरकार तक पहुंचता भी नहीं है। उसी वक्त चौधरी चरण सिंह ने यह फैसला किया था कि जब भी उनको मौका मिलेगा वो ज़मीन पर जाकर खुद इसकी जांच करेंगे और ये मौका उनको तब मिला जब 1979 में वो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के चंद महीनों बाद ही उनका एक इटावा दौरा लगा और इटावा दौरा लगने के बाद उनको अचानक उस दिन याद आया कि उनके पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आती हैं कि किसानों की बातें नहीं सुनी जाती, उनको हर बात के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। लिहाजा जब वो दिन का कार्यक्रम खत्म कर चुके तो उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपने स्टाफ से कहा कि वो आज एक
तरीके की जांच करने जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री के इस आदेश के बाद वैसे तो एसपीजी ने मना किया, उनकी सुरक्षा ने मना किया कि ऐसा वो नहीं होने दे सकते क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब उनको पूरा माजरा समझाया तो तय ये हुआ कि सिक्योरिटी और स्टाफ के लोग आसपास रहेंगे, लेकिन इतनी दूर जिससे किसी को पता ना सके कि वो प्रधानमंत्री के साथ हैं, और जरूरत पड़ने पर वो सामने आ जाएंगे, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह खुद नहीं कहेंगे तब तक। इसके बाद इसका ताना बाना बुना गया। काफिला कार्यक्रम स्थल से रवाना होने के बाद रास्ते में रोका गया। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पास के खेत में गए, पास के किसी किसान से मांगकर कपड़े लाए गए, वो कपड़े उन्होंने चेंज किए और उसके बाद खेतों से मिट्टी लगाकर खुद को किसान की तरह दर्शाने के लिए उन्होंने तमाम गंदगी शरीर पर लगाई, बालों को बिखेरा और अपने हुलिये को अस्त व्यस्त किया, और साथ ही साथ कुर्ते में एक कट भी लगाया गया जिससे कि ये पता चल सके कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है। ये सब करने के बाद तय किया गया कि कहानी क्या होनी चाहिए। उसी में ये बात आई, चूंकि चौधरी चरण सिंह मेरठ के रहने वाले थे और वहाँ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानते थे, इसलिए पूरी तैयारी से जाना चाहते थे ताकि अगर पुलिस वाले पूछें कि मेरठ में कहाँ, किस तरह से, कहाँ रहते थे, तो वो सारी बात बता सकें। इसीलिए जगह का नाम चुना गया मेरठ और पशु बाजार का नाम चुना गया इटावा का, ताकि पूरी कहानी का ताना बाना सही बुना जा सके। और इस तरह से पुलिस स्टेशन पर जाकर उन्होंने कहानी बताई कि उनके साथ ये हादसा हुआ है कि वो पशु बाजार में पशु खरीदने के आए थे और उसी दौरान उनकी जेब काट ली गई। और ये कहानी इसलिए भी बताई गई ताकि हकीकत पता चल सके कि पुलिस वाले आखिरकार ऐसे मामलों में करते क्या हैं। अब मामला सारा खुल चुका था, पुलिस वाले एक्सपोज हो चुके थे और प्रधानमंत्री खुद अपनी आंखों से देख चुके थे कि कैसे एक छोटी सी एफआईआर लिखने के लिए रिश्वत की मांग की जाती है, वो भी प्रधानमंत्री से। रिश्वत मांगने के और भ्रष्टाचार के बहुत से मामले आपने सुने होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से ही रिश्वत मांग ली जाए ऐसा शायद पहली बार हुआ था। आज़ाद हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता थे और जनता के बीच में ही रहकर आगे बढ़े थे, लिहाजा वो आम तौर पर भी ऐसे ही वेश बदलकर बगैर किसी को बताए लोगों के बीच में जाते रहते थे। और ये जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उसके बाद उनको जो हकीकत सामने पता चली वो हैरान करने वाली थी, लिहाजा उन्होंने आम तौर पर ये बता दिया कि वो बीच बीच में ऐसे ही जाते रहेंगे ताकि लोगों की सच्चाई पता चल सके। बताते ये हैं कि उस दौरान चौधरी चरण सिंह के इस कदम के बाद लोगों में बहुत बदलाव आया और पुलिस स्टेशन और प्रशासन के लोग इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा न हो प्रधानमंत्री खुद आ जाएं। हालांकि भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म हुआ और आज भी कायम है, लेकिन उस दौर में, उस वक्त जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं थी, लोगों में डर इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी इसका असर पूरे देश में आया था। चौधरी चरण सिंह की इस विजिट के बाद पुलिस स्टेशन को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस वाले अपनी दलील देते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई कुछ नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि आसपास ही नहीं बल्कि कई जिलों के किसानों को बड़ी राहत मिल गई। उसके बाद कई सालों तक, जब तक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे और जब तक जनता दल का सरकार में दखल रहा, तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही जिससे कि किसानों को राहत मिलती रही। तो एक प्रधानमंत्री के वेश बदलकर जनता के बीच जाने और रिश्वत देने के मामले पर ये थी एक कहानी ऐसी भी का ये एपिसोड। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली और हैरत अंगेज कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।